बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे और टॉपिक क्या है? सेंटर ऑफ मैस। नाम से ही जाहिर है किसी भी मैस वाले ऑब्जेक्ट का सेंटर, क्योंकि हमें पता है कि मैस हमेशा किसी ऑब्जेक्ट का होगा, किसी न किसी मैटर का होगा। तो किसी भी मैस वाले मैटर या मैस वाले ऑब्जेक्ट का सेंटर, तो वो हमें पता है कि सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वो पूरे का पूरा बॉडी जो है वो बैलेंस हो जाए। मिसाल के तौर पर कि हम बचपन में क्या काम करते थे कि अपनी फिंगर्स पे इस डस्टर को ऐसा खड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अब ये जो डस्टर है वो बिल्कुल बैलेंस स्टेट में है, बैलेंस हालत में है। क्यों? क्योंकि ना वो इस साइड पर गिर रहा है और ना ही वो इस साइड पर गिर रहा है। तो इसका मतलब है कि जिस पॉइंट पर, जिस हिस्से पर ये अभी खड़ा है, ये इसका क्या होगा? सेंटर वाला पॉइंट। तो सेंटर वाला पॉइंट अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ तो अब ये क्या करेगा? इस साइड पर गिर जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे ही यहाँ पे अब चूँकि ये हिस्सा ज़्यादा वज़नी हो गया तो इस पर ज़्यादा फोर्स लग गई, तो जिसकी वजह से ये क्या करेगा? इस साइड पर रोटेट कर जाएगा, घूम जाएगा। जबकि जब हम इसको सेंटर वाले पॉइंट से बैलेंस करेंगे तो अब बेसिकली ये हम फोर्स लगा रहे हैं, तो अब हम जो भी फोर्स लगाएंगे वो इसको एक सीधी लाइन में मूव करवाएगा। लेकिन अगर हम इस साइड पर फोर्स लगाते हैं, मसलन ये मैंने इसको यहाँ से पकड़ लिया, ये पॉइंट ए कह लें, ये पॉइंट बी कह लें, तो जब मैं पॉइंट ए पर फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या करेगा? इस तरह रोटेट कर जाएगा। जब रोटेट करेगा तो इसका मतलब है इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? टॉर्क। लेकिन सेंटर वाले पॉइंट से ये रोटेट नहीं कर रहा, बल्कि एक ही पॉइंट पर विदाउट रोटेशन वो क्या कर रहा है? बैलेंस हो गया है। तो सेंटर ऑफ मैस से क्या मुराद है? एक ऐसा पॉइंट जो किसी भी बॉडी को रोटेट ना करे बल्कि एक सीधी लाइन में मूव करवाए। इसके हम एग्जाम्पल जो बुक में दी हुई है, बुक में उसने एग्जाम्पल दी हुई है जी। फ़र्ज़ कर लिया हमारे पास कोई एक रॉड है और इसके दोनों साइड पर हमने अनइक्वल मासेस जो हैं वो अटैच कर दिए हैं। ये मैस थोड़ा सा क्या है? वज़नी है, ज़्यादा भारी है, और ये मैस थोड़ा सा क्या है? लाइट। इस पॉइंट को नाम दे दो ए का, इस पॉइंट को नाम दे दो बी का। अब इसका जो सेंटर वाला पॉइंट है वो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस साइड पर जो हमने मैस रखा हुआ है उसका वज़न ज़्यादा है और इसका वज़न क्या है? कम। यानी जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दे दी थी डस्टर की, कि अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ, तो ये बैलेंस नहीं होगा बल्कि उस साइड की तरफ झुक जाएगा, क्योंकि ये हिस्सा ज़्यादा है। ये हिस्सा ज़्यादा है तो उसका मतलब है कि इस साइड का जो टोटल वज़न होगा वो भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, और इस साइड का जो वज़न है वो क्या होगा? कम होगा। तो इस सूरत में सेंटर जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? जो हमने इस साइड पर इसको पकड़कर, जब ये इस साइड पर चला गया तो इस साइड पर पकड़ के इसको क्या करेंगे? बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, या इस वाले पॉइंट पर ऐसे फोर्स लगाएंगे जिस तरह लास्ट वाला हमने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी की थी 4.4। तो वहाँ पर भी क्या था कि हमने मीटर रॉड को एक वेज पर रखा हुआ था और दोनों साइड पर जो मैसेज हैं वो अटैच कर दिए थे। तो जैसे ही इस साइड का जो वज़न ज़्यादा है तो हमें इस साइड पर फोर्स लगानी पड़ेगी इसको इस तरह बैलेंस करने के लिए। तो अब इसका जो सेंटर ऑफ मैस, जो सेंटर वाला पॉइंट है, वो दरमियान वाला नहीं होगा, बल्कि जिस हिस्से पर हमने फोर्स लगाई है वो इसका क्या होगा? सेंटर ऑफ मैस। तो यानी इस हिस्से में जब हम फोर्स लगाएंगे इस पॉइंट के ऊपर इसको बैलेंस करने के लिए, तो ये वाला जो पॉइंट है ये इसका क्या होगा? सेंटर ऑफ मैस। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया CM, सेंटर ऑफ मैस। तो सेंटर ऑफ मैस की डेफिनेशन यहाँ से क्या बन गई फिर? कि एक ऐसा पॉइंट जो किसी भी बॉडी को रोटेट ना करे या किसी भी बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस ना करे, तो वो पॉइंट क्या होगा? और उस पॉइंट का मतलब क्या है कि वो पूरे बॉडी को क्या कर दे? बैलेंस कर दे। तो इसका मतलब है वो उसका क्या होगा? सेंटर ऑफ मैस। उसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
हम जानते हैं कि कोई भी जो बॉडी है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। फ़र्ज़ कर लिया ये हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, तो इसमें ये किससे मिलकर बना हुआ है? छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है जी? पार्टिकल्स। अब ज़मीन हर बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, यानी ज़मीन ग्रेविटी जो है हर पार्टिकल पर क्या कर रही है? वर्टिकली, क्योंकि ज़मीन की जो ग्रेविटी की फ़ोर्स है वो कहाँ पर होती है? नीचे की तरफ, यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नीचे, सीधे नीचे की तरफ वो हर बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो हर सूरत में हर पार्टिकल में जो फोर्स लग रही है वो क्या होगा? वर्टिकल डाउनवर्ड। अगर हम इन सारी फोर्सेस को देखें तो ये सारी की सारी फोर्सेस क्या हैं? एक दूसरे के पैरेलल है। और अगर हमने इनको ऐड करना है तो पीछे हमने पढ़ा था कि हम इसको एक ही मेथड से ऐड करते हैं, वो क्या है जी? हेड टू टेल रूल। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे ऐड कर सकते हैं? बाय हेड टू टेल रूल। और हेड टू टेल रूल में हमने पढ़ा था कि सारी फोर्सेस जो ऐड हो रही हैं उनका रिज़ल्टेंट जो है वो एक सिंगल फोर्स होगी, और उसको हमने रिज़ल्टेंट को रिप्रेजेंट किया था किसके साथ? आर के साथ। इसका मतलब है कि यहाँ पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, लाजमी नहीं है 1 2 3 4, जितनी भी लग रही हैं, 100 हैं, 200 हैं, जितनी भी हैं, उन सब का रिज़ल्टेंट जो है वो एक सिंगल फोर्स होगी, और इसको हम क्या कहेंगे? आर। और चूँकि ग्रेविटी ज़मीन हर पार्टिकल को नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड जो है वो फोर्स जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो इसका मतलब है इन सब का जो सम होगा वो भी क्या करेगा? वर्टिकली, यानी इन सब का सम विच इज़ रिजल्टेंट आर, वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है हमारे पास अक्सर हम देखते हैं तो हमारे पास जो है वो दो तरह की शेप्स होती हैं। एक होती है सिमेट्रिक या रेगुलर जिसकी स्पेसिफिक शेप हो, एक होती है इरेगुलर जिसकी कोई भी स्पेसिफिक शेप नहीं होती। तो सबसे पहले हम रेगुलर शेप्स की बात कर लेते हैं। जिस तरह ये एक डस्टर है, इसकी शेप क्या है? रेगुलर शेप है। तो अगर रेगुलर शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर जी हमारे पास एक रॉड है, इस तरह का कोई भी शेप लगा लें, ये हमारे पास रॉड है। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इसका सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर वाला पॉइंट जहाँ पे ये बैलेंस हो रही है। जैसा मैंने डस्टर में बोला ना कि यहाँ पे ये बैलेंस हो रहा है, तो यही इसका सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है और यही इसका क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट होगा। इसी तरह हमारे पास फ़र्ज़ कर लिया कोई और शेप है जो एक सर्कल की फॉर्म में है। अब हमें पता है कि जब भी हमने एक सर्कल को ड्रा करना है, आप प्रकार से सर्कल ड्रा करते हैं तो आप क्या करते हैं? एक पॉइंट को यहाँ पे फिक्स रखते हैं और दूसरे पॉइंट को इस तरह रोटेट करते हैं। तो ये जो इसका सेंटर वाला पॉइंट होगा किस फॉर्म में? रॉड की फॉर्म में और सर्कल की फॉर्म में, वही इसका क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसी तरीके से हमारे पास एक और शेप आ जाती है जो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल है। स्क्वायर और रेक्टेंगल में फ़र्क आपको पता ही है। स्क्वायर कहते हैं जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो, जबकि रेक्टेंगल कहते हैं जिसकी सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिट साइड्स क्या हो? इक्वल हो। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? हम इसके डायगोनल्स, इन कॉर्नर्स को मिला दो जिसे हम डायगोनल्स कहते हैं। जहाँ पे ये डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे वो इसका क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट। इसी तरीके से इनके डायगोनल्स को आपस में इस तरह मिला दें, जहाँ पे ये डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, वही इसका क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट। इसी तरीके से और कुछ शेप्स कंसीडर कर लेते हैं। फ़र्ज़ कर लिया हमारे पास कोई भी एक सिलेंड्रिकल शेप है, एक सिलेंडर की फॉर्म में जो शेप है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? तो इस सूरत में हम इसको, चूँकि ये प्लेन में ड्रा करते हैं तो इसके एक्सिस को ले लेते हैं।
तो इनके एक्सिस का जो सीधी लाइन होगी जहाँ पे ये तीनों एक्सिस आपस में मिलेंगे वो इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये तो शेप्स वो थी जो इरेगुलर थी, यानी जिनकी एक स्पेसिफिक शेप थी, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो तो हम बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी शेप्स भी होती हैं जो रेगुलर नहीं होती, इरेगुलर होती हैं, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, आप वो एक्सपेरिमेंट देख लें जी कि हम कैसे इरेगुलर शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, आप कोई भी एक जो पेपर बोर्ड है या फिर कार्डबोर्ड है, गत्ता जिसे हम कहते हैं, वो थोड़ा सा ज़रा सख्त होता है। अगर हम पेज को लेंगे तो पेज जो है, सफ़ा जो है, वो उसको जो इरेगुलर शेप की फॉर्म में कट करेंगे तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि पेज ज़रा लाइट होता है, यानी वो हवा की अगर थोड़ी बहुत भी हवा चलेगी तो वो जो है अपनी जो कोई भी शेप जिसमें हमने काटा हुआ है वहाँ से वो रेस्ट की हालत में नहीं रह सकेगा। तो हम थोड़ी सी जो है वो सख्त चीज़ ले लेते हैं, जिस तरह कह लें कि आप कार्डबोर्ड ले लें, एक गत्ता ले लें, उसको कैंची की मदद से या किसी भी मदद से एक इरेगुलर शेप में कट कर लें। फ़र्ज़ कर लिया ये हमारे पास, हमने उस पेपर बोर्ड, उस कार्डबोर्ड को क्या किया, एक इरेगुलर शेप में कट कर दिया, और जहाँ पे उसके एजिज़ है या कॉर्नर पॉइंट है वहाँ पर होल कर दें। एक होल हमने यहाँ पर कर दिया, एक होल हमने यहाँ पर कर दिया और एक होल हमने यहाँ पर कर दिया। इसको नाम दे दिया पॉइंट ए का, इसको नाम दे दिया पॉइंट बी का, इसको नाम दे दिया पॉइंट सी का। अब दीवार में एक नेल जो है हथौड़ी की मदद से, एक कील जो है, फ़र्ज़ कर लिया यहाँ पर मैंने ये कील जो है उसको इस तरह जो है दीवार में फ़िक्स कर दिया इस पॉइंट पर। अब हमने क्या करना है, जहाँ पर हमने पॉइंट्स होल्स किए हुए हैं, सुराख किए हुए हैं, किस पॉइंट पर, सबसे पहले इस पेपर बोर्ड को, इस कार्डबोर्ड को पकड़ेंगे, पॉइंट ए वाले हिस्से को इस कील के साथ इस तरह हैंग कर देंगे, इस तरह लटका देंगे। जब हम इसको इस तरह लटकाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये जो अगर हम कार्डबोर्ड यूज़ करेंगे तो उसमें भी थोड़ी बहुत हवा की फ्रिक्शन की वजह से वो थोड़ा बहुत मूव करेगा। तो हमने तब तक वेट करना है जब तक ये रेस्ट की हालत में नहीं आ जाता। जब ये रेस्ट की हालत में आ जाएगा तो हमने प्लम्ब लाइन की मदद से, प्लम्ब लाइन जिसे पंजाबी में सियाल भी कहते हैं, प्लम्ब लाइन जो होते हैं वो मिस्त्री वगैरह, अक्सर घरों में आपने देखा होगा कि जो मिस्त्री होते हैं वो दीवार जो है उसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सीधी बनाने के लिए, ये पीछे जो दीवार है इसको सीधा बनाने के लिए मिस्त्री जो है वो प्लम्ब लाइन की, जो प्लम्ब लाइन है उसका यूज़ करते हैं। अब प्लम्ब लाइन होता क्या है कि इस तरह की एक रस्सी होती है और इसके एंड वाले पॉइंट पर इस तरह का एक बॉब या एक गोली जो होती है उसको अटैच कर दिया जाता है। वो गोली काफ़ी वज़नी है ताकि वो एक सीधी लाइन में, जो स्ट्रिंग है वो सीधी लाइन में रह सके। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्लम्ब लाइन। जब हम प्लम्ब लाइन से इस तरह लाइन ड्रा करेंगे तो फ़र्ज़ कर लिया वो हमारे पास ये लाइन आ गई। इसी तरीके से दोबारा अब हमने क्या करना है, इसी जो कार्डबोर्ड है इसको हमने पॉइंट बी से पकड़ना है और इस कील के साथ उसको क्या कर देना है, हैंग कर देना है, उसको लटका देना है। जब वो रेस्ट की हालत में आ जाएगा तो प्लम्ब लाइन की मदद से हमने एक सीधी लाइन ड्रा करनी है, वो हमारे पास इधर इस तरह की लाइन आ जाएगी। अब हमने क्या करना है जी, इसको पॉइंट सी से पकड़ना है और अब दोबारा उसी तरीके से सेम प्रोसेस है, पहले पॉइंट ए से पकड़ा, फिर पॉइंट बी से, फिर पॉइंट सी से, यानी पॉइंट ए वाले होल को इस तरह हैंग कर दिया, फिर पॉइंट बी वाले को, फिर पॉइंट सी वाले होल को इस तरह हमने हैंग कर देना है। तो जब दोबारा प्लम्ब लाइन से लाइन लगाएंगे तो वो हमारे पास इस तरह की एक लाइन हासिल होगी। तो तीनों लाइंस जिस पॉइंट पर कट करेंगी वो उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये एक सिंपल सा मेथड है सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने का, किसको, इरेगुलर शेप का। रेगुलर शेप का तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन इरेगुलर शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट की मदद से उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।
अल्लाह हाफिज़।